हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। देखिए, कॉमर्स का एक पेपर है ये, जिसमें 125 क्वेश्चंस हैं और ये है आपका यूपी पीजीटी 2021 का ये पूरा पेपर है। तो इस वीडियो करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? तो मैं पहले बता दूँ, 125 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप जो इसमें से क्रैक्स लेके जाएँगे, वो कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस का लेके जाएँगे, क्योंकि हम इसका सारा कुछ डिस्कस करेंगे, एक-एक क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? सरचार्ज of 10% is payable by an individual where his and her total income exceed। तो इसका ट्रू आंसर्स मैंने इसमें लगाए हुए हैं, मोस्टली यही जो सर्कल किया हुआ यही कुछ आंसर्स हैं इनके। लेकिन अभी देख इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं कि 50 लाख से अबव होता है अगर इनकम, तो 10% का सरचार्ज देना पड़ता है। लेकिन और डिफरेंट डिफरेंट रेट्स इसके क्या है, तो मैं उसको बता देती हूँ आपको। देखिए, 50 लाख टू 1 CR आपका ये 10% है ना। एंड आपका 1 CR से लेकर 2 CR जो है 15% है, ये लेटेस्ट है। एंड आपका 2 CR से लेके 5 CR मतलब करोड़ आपका 25% रहेगा। एंड 5 CR से अबव रहता है, ठीक है, अबव रहता है तो जितना भी होगा 5 CR, तो 37% आपको सरचार्ज सरचार्ज पे करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मतलब अगर सरचार्ज से कोई और भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपको छूटेगा नहीं। इस तरीके से हम इस पेपर को करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजेशन। ये सब चीजें अगर चेक कर रहे हो ना, तो आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चीजों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वैल्यू वेरिफिकेशन थ्रू आउट द ईयर होगा आपका, ठीक है ना, थ्रू आउट द ईयर रहेगा। और ये वैल्यूएशन एक वर्ड है जिसमें आपको वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पे यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, और ये होता है आपका ईयर एंड पर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेक करी जाती है, उसकी अमाउंट मेजर करना, वैल्यूएशन करा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए, गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर अप्रूवल बेसिस पे गुड्स सोल्ड करे हैं, जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन वेबसाइट से कोई सामान मंगा लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर, तो अगर हमें पसंद आएगा तो देखेंगे, रिटर्न हो जाएगा, वरना ऐसा कुछ आप देख सकते हैं कि अप्रूवल अगर पसंद आया तो इंसान रखेगा, अदरवाइज वापस कर देगा। तो लेकिन आपने भेजा तो है, सामान भेजा है, तो उसको आप फिर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आप उसे क्रेडिट सेल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इफ the partners decide to record changes occurred in the value of assets and liabilities। अगर एडमिशन है और वैल्यूज रिकॉर्ड जो करनी है, उनकी चेंजेस को देखना है, तो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अभी आपको ऐसा एक क्वेश्चन आगे भी मिलने वाला है, बट नॉट इन अकाउंट्स। लेकिन अकाउंट्स में ना देखे किसी को, तो हम बनाएंगे वहां पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अदरवाइज अगर इसमें ये नहीं लिखा होता ना कि इन नॉट इन अकाउंट्स, नहीं दिखाना है, सिर्फ वैल्यूएशन करनी है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पर टिक करते हैं। और सेम क्वेश्चन आपको इसी पेपर में आगे भी मिलने वाला है, जिसका आंसर रीवैल्यूएशन होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉट इन अकाउंट्स है, इसलिए मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसके मैंने थोड़ा ढूंढा भी है। अब देखिए, इसमें क्या लिखा है ना, जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये तो थे आपके आउची, ये आउची ने किया था। लेकिन यहाँ पर जेड थ्योरी ऑफ अगर मैनेजमेंट होता, तो हम एल एफ उर्विक लगाते, लेकिन शायद यहाँ मिस्टेक हुई है। तो और कोई क्लोज आंसर था नहीं, तो ये एल एफ उर्विक ने ही इसको करेक्ट माना है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपका। इफ प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, आपकी जो प्राइम कॉस्ट है वो है 20,000। नेक्स्ट क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड आर 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब इसका 25%। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, और इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 5,000। तो ओवरहेड आपके हो गए 5,000। ठीक है, आगे क्या लिखा है? तो ये कॉस्ट आपकी 25,000 हो गई। एंड ऑफिस ओवरहेड आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। 80% किसका? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 5,000। इसका 80%, इसका 80% आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4,000। तो ये आपका टोटल हो गया 29,000। ठीक है ना। देन द ऑफिस कॉस्ट, ये आपका अब हो गया 29,000, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, जो थोड़े अगर ज़्यादा तैयारी नहीं करी है जिस व्यक्ति ने, उसके लिए ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2018, 1 मार्च 2018 विल बी असेस्ड। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। अभी 1 मार्च, क्या हमें डेट दिया 1 मार्च 2018, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2018। और असेसमेंट ईयर कब शुरू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। तो ये 18-19 जो है हमारे लिए असेसमेंट होगा, असेसमेंट ईयर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारा ईयर रहा ही फाइनेंशियल, हमने 1 मार्च को बिजनेस शुरू कराया है, तो फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को खत्म हो गया, तो सिर्फ उतना ही आपका एसेस होगा, 1 महीने का ही बिजनेस एसेस हो जाएगा। ये नहीं है कि 12 महीने करने कंपलसरी है कुछ भी, 31 मार्च तक जितना भी मंथ है उसको। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। तो ये है आपका बी पोर्शन, अब बाकी हम पढ़ेंगे भी। सेम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपका 2021 में ही यूपी टीजीटी में भी आया था, मैं बताऊंगी क्या आया था। अभी देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरमेंट इज 21। ठीक है। द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की वजह से गलत है, एग्रीकल्चर केमिकल का नहीं है, इंडस्ट्रियल को माना गया है ना, इंडस्ट्रियल को माना गया है डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंट को। यही सेम पूछा था टीडीटी में कि किसको डोमिनेटिंग कॉज है पॉल्यूशन का, तो वहां पर इंडस्ट्रियल आंसर टीजीटी ने माना था, मतलब उन्होंने माना था एग्जामिनर ने। तो यहाँ पर भी ना लगभग ये सेम क्वेश्चन था। बाकी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में ही आया था। ग्रीन फ्यूल हम क्यों करते हैं? जैसे कि एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो और लेस पेट्रोल यूज हो। ठीक है, ये बाकी आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 था आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग? बिजनेस फॉरकास्टिंग का क्या मतलब है? जो हम पहले से कुछ प्लान करते हैं, पहले से प्री प्लान, कोई चीज प्री प्लान, तो उसमें बजटिंग करते हैं। कहीं हम घूमने भी जा रहे हैं तो बजटिंग करेंगे, कॉस्ट स्टैंडर्ड कर लेंगे कि भाई देखो हाँ हमें जो है कहीं घूमने जा रहे हैं हम, तो 15,000 में हो जाना चाहिए। प्रॉफिट प्लानिंग भी करेंगे, कोई बिजनेस है हम चला रहे हैं, तो मैंने अगर एज्यूम करा कि मेरी कॉस्ट 1 लाख रुपए आएगी और हम उसे, इसका जो सेलिंग प्राइस मार्केट में चल रहा है वो 1,20,000 रुपए चल रहा है, और प्रॉफिट क्या मेरा 20,000 लगभग होना चाहिए। तो ये भी हमारा प्रॉफिट प्लानिंग, क्योंकि इसमें वर्ड आ गया है प्लानिंग, तो हमने ये पहले ही प्लान करा होगा, पहले का करा होगा, तो फोरकास्टिंग पहले करते हैं। अब ये क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। अब जब सारे काम हो जाएंगे तभी ना स्टेटमेंट दिखाएंगे फाइनेंशियल के, क्या हुआ है एक्चुअल में, क्या हुआ है, क्या प्लान किया, क्या एक्चुअल में हुआ। तो इसलिए ये बिजनेस टेक्निक फॉरकास्टिंग की नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको आगे मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बताना है, उसी क्वेश्चन के टाइम पे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ा रिलेट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड विद मीन्स एंड एंड्स? अब देखिए मैंने यहाँ लिखा था, शायद दिख नहीं रहा है थोड़ा, मीन एंड एड्स, मैंने सिर्फ गूगल किया था तो इस पर कहीं प्लानिंग भी दिखा रहा है, कहीं डायरेक्टिंग भी दिखा रहा है। तो फिर मैंने सोचा एनसीईआरटी चेक कर ली जाए, कौन सी क्लास 12th में मिला था ये प्लानिंग चैप्टर में, और पेज नंबर था 95, मैंने यहाँ लिखा था, दिख नहीं रहा है, आप भी चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 95। मैंने इंग्लिश जो है वो वाली बुक्स है मेरे पास, तो उसमें देखा था, तो उसमें पेज नंबर 95 पर था, तो उसमें प्लानिंग ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो तो फिर जो एनसीईआरटी में दिया है उसी को हम अपना आंसर मानेंगे। मीन एंड एंड्स की बात प्लानिंग करता है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट हीफो मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इज यूजफुल व्हेन, ये कब यूजफुल है और क्या थोड़ी बहुत इससे बातें हैं, क्या होता है इसमें। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट में आपका देखिए क्या होता है कि जो सबसे महंगा आपका रॉ मटेरियल है उसको आप पहले यूज करते हैं, राइट, उसको पहले यूज करेंगे, और उसमें क्या फायदे क्या नुकसान है, उससे क्या होगा कि आपने जो हाईएस्ट प्राइस का रॉ मटेरियल आपने यूज किया, तो आपके जो एक्सपेंस हैं वो ज्यादा दिखेंगे, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो कम दिखेगी। ठीक है, और इसे हम कब यूज करते हैं? जब आपका प्राइस ऑफ मटेरियल फ्लैक्चुएट कर रहा है, कम ज्यादा ऐसे हो रहा है, तो हमेशा जो हाई पे रहेगा, उस वक्त जो हाई पे रहेगा हम उसी को यूज करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक्सपेंसेस हाई दिखाई देते हैं और टैक्सेबल इनकम लो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू माल्थेसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें क्या है, इसमें क्या कहा इन्होंने कि ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है ना वो तो जियोमेट्रिकली इंक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई तो आपकी अर्थमेटिकली हो रही है, अर्थमेटिकली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली और फूड सप्लाई अर्थमेटिकली, इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड भी है और डाउटफुल भी है। जो बैड है और डाउटफुल है उनके लिए बताना है। तो कौन कौन सी अमाउंट रहेंगे? 32 बैड टू बी रिटर्न ऑफ, ये तो बैड है और रिटर्न ऑफ होना है, अभी बैड हुआ नहीं है, पहले का ही है, तो इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। इसमें देखिए 80% एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, अब 70% एक्सपेक्टेड रियलाइज होगा, तो 30% आपका प्रोविजन हो गया। 8000 का 30% आपका 2400 हो जाएगा, 8 से जो 24 होता है। ऐसे ही ओ में क्या कहा है कि 6000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 60%, तो 40% आपका प्रोविजन या डाउटफुल में है, अभी डाउटफुल है तो 40%, ठीक है, तो इसका 40% भी आपका क्या हो जाएगा 2400। अब पी क्या कह रहा है? 400 फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर, नो रिकवरी इज लाइकली। लाइकली का क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए उम्मीद नहीं है, तो ये भी डाउट में है, तो हमें ऐसे ही बैड और डाउट का बताना है। तो ये हो गया हमारे 4000, तो 2400, 2400 एंड 4000, आपका टोटल हो जाएगा 8800, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If capital is 50,000, liabilities 30,000, fixed assets are 70,000, तो करंट असेट्स की वैल्यू बतानी है। सीधा सीधा ये आपका बैलेंस शीट जैसा क्वेश्चन है, तो देखिए हम कर लेते हैं। कैपिटल आपकी इधर आएगी जो है 50,000, नेक्स्ट लाइबिलिटी आएगी 30,000, आपके फिक्स्ड एसेट्स आएंगे इधर 70,000, करंट एसेट्स पूछे हैं जो कि आएंगे इधर, और कोई वैल्यू हमें दी नहीं है, टोटल कर लेते हैं। यहाँ आया 80,000 और यहाँ है 70, तो होना तो दोनों साइड 80,000 ही चाहिए, तो 10,000 का ये जो गैप है ये आपका करंट एसेट्स हो जाएगा। बैलेंस शीट के सारे कंटेंट लग रहे थे। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी, जो ऐसा एट्रीब्यूट जो क्वालिटी शो करे, या फिर क्वालिटेटिव इसको कह सकते हैं, है ना। तो डीपनेस, ब्यूटी, ब्लाइंडनेस, ये क्वालिटी है और इनकी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकती, लेकिन हाइट की मेजरमेंट हो सकती है एक्यूरेट, तो इसका आंसर हाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ ग्रुप अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन कीवर्ड है इसके लिए, इन परस्यू ऑफ कॉमन गोल, तो ये आपका होगा कोऑर्डिनेशन। और भी किसी से ये वर्ड रिलेट नहीं करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन की जो बात हो रही है ना, जो यूनिटी एक्शन जब होगी जब आपस में लोगों में कोऑर्डिनेशन होगा, साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे, एक दूसरे का सपोर्ट बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, देखिए, द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड कंप्यूट बेसिक कॉस्ट, और बेसिक कॉस्ट की जहां बात होती है वो आपकी होती है यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है। बेसिक कॉस्ट क्या है? एक उसकी प्रोसेस कॉस्टिंग आपका ये रिफाइंड के लिए, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मेडिसिन वगैरह, कई प्रोसेस से गुजर के कोई चीज बनती है तो आएगा इसमें रिफाइनरी वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो पूरे चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे रोड वगैरह का होता है ना, ये चीज इसमें आती है। अब नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट। इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी। 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो इसकी कितनी क्लासेस होंगी? ये हो जाएगा इसका क्यूब और ये होगा 27, ठीक है। इसमें और क्या पॉसिबल हो सकता है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। हाँ, अगर आपसे पूछे, अभी तो 3 के लिए पूछा था, तो 3 के लिए पूछा है तो 27 है, लेकिन कहे अगर 2 एट्रीब्यूट्स है तो कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी? तो इसका आंसर होगा 9। अगर कहे 1 एट्रीब्यूट है और कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, तो आंसर होगा 3। और कहे 0 एट्रीब्यूट्स है तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी? 1, ठीक है। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स और क्लासेस पूछे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इज इट।
रेशो जितना हाई होगा उतना फेवरेबल होगा। दिस स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, किस पर ये अप्लाई नहीं करता है? स्टॉक टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखिए ऑपरेटिंग रेशियो में क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो में जो ऊपर आपका न्यूमरेटर में आता है ना, वो आती है कॉस्ट। अब ये जितनी हाई होगी उतनी फेवरेबल में नहीं होगी, डिसफेवर में चली जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? डी। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इनके न्यूमरेटर में ऊपर प्रॉफिट आता है, जितना हाई होगा उतना अच्छा है। ठीक है। या स्टॉक टर्नओवर में आपकी सेल्स और स्टॉक का कंपैरिजन होता है, तो सेल्स जितनी हाई होगी उतना अच्छा होगा। तो सिर्फ ये है जो कॉस्ट को कंसिडर करती है, तो कॉस्ट हाई होनी ठीक नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये है, डी आंसर है। नेक्स्ट क्या है? द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉज ऑफ इंक्रीज प्रोसेस है, कई प्रोसेस से होकर कोई सामान बन रहा है, उसमें नॉर्मल वेस्टेज आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस कर रहे हैं परफॉर्म, तो किस ऑर्डर में करेंगे? ये सबको पता है, चैप्टर 12 में ही सारे चैप्टर सीक्वेंस में दिए हुए हैं कि सबसे पहले प्लानिंग आएगा और लास्ट में कंट्रोलिंग। ये अगर आपको पता है, देखिए यहाँ प्लानिंग दिया है, यहाँ डायरेक्टिंग, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग ये भी नहीं हो सकता, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ कंट्रोलिंग है ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग गलत है। स्टार्टिंग में प्लानिंग आएगा, लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग, बीच में ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। इनको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी इन ऑप्शंस को अगर देखें तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो पहले कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक सेपरेट सील होती है, मतलब मोहर जो कह सकते हैं, परफेक्चुअल सक्सेशन होता है, चलती जाएगी चाहे कितने मेंबर आए जाए, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है लेकिन एक कॉर्पोरेट बॉडी है, इसमें कहा है नॉन। तो नॉन कॉर्पोरेट में आपके ये सोल प्रोपराइटर आ जाएगा, आपकी पार्टनरशिप आ जाएगी, या और जो चीजें हैं एलएलपी है वो आ जाएगी, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये कंपनी तो कॉर्पोरेट बॉडी होता है, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बताता है सेक्शन 52 कंपनीज कंपनीज एक्ट में। तो इसमें क्या है, किस लिए यूज हो सकता है? ये आपका 5 जगह यूज होता है। अब 5 जगह कहाँ यूज होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए ये होता है आपका 52 भी है और इसका सबसेक्शन है 1। 1 में क्या लिया है? 1 में दिया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। 1 तो कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आएगा। अब यूजेस के बारे में, जो यूज है इसका है सेक्शन 52 का 2। ये बताता है 5 जगह यूज होता है। 5 जगह कहाँ यूज होता है आपका? इशूइंग एंड फुल्ली पेड बोनस बोनस शेयर, बोनस शेयर्स के लिए यूज होगा इशू करेंगे तो। ठीक है ना। रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो पहले के स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस है उनको रिटर्न ऑफ कर सकते हो आप। एंड थर्ड है आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शेयर और डिवेंचर इशू। अगर आपने का कोई खर्चा शेयर और डिवेंचर को इशू करते वक्त आया था, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ कर सकते हैं इससे। और है बाय बैक ऑफ शेयर्स, अपने ही शेयर्स को आप बाय बैक कर लीजिए मार्केट से, तो भी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन किसका? ऑफ प्रेफरेंस या फिर डिबेंचर, डिबेंचर ये सब प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर, इनका अगर आपको प्रीमियम देना है रिडेम्पशन के वक्त तो यूज होगा। लेकिन अगर सिर्फ किया जाए रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम एंड डिवेंचर तो नहीं होगा, प्रीमियम होना चाहिए, वहां लिखा होगा प्रीमियम के लिए ही होता है, केवल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिवेंचर के लिए यूज नहीं होता है। तो ये 5 जगह है, तो अभी हमें यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखा है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रीमियम का वर्ड यूज नहीं किया है इन्होंने। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और नहीं, डिविडेंड के लिए भी इसको नहीं, इशू ऑफ शेयर्स के लिए यूज कर सकते थे, इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, जो कि मैंने पहले में बताया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? विद इन द कंट्री लिखा हुआ है। अब विद इन द कंट्री लिखा है तो इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक है।
ठीक है, टोटल और टोटल रखा है तो इसलिए ग्रॉस है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा जीडीपी। लेकिन बाकी जो चीजें हैं ये सब क्या है, तो देखिए पहले ग्रॉस का तो पता चल गया टोटल वैल्यू। अब ग्रॉस के बाद आएगा आपका नेट, तो नेट में क्या, ग्रॉस में से हमने कुछ माइनस करा होगा तभी नेट आया है। तो क्या माइनस करा है, ग्रॉस में से हमने माइनस किया है डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करा है, डेप्रिसिएशन। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए दूसरा क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका क्या है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। मनी कहाँ से, फॉरेन का, ये सब आपका आता है जीएनपी में, जीएनपी में आता है। ठीक है, अब जीएनपी में आ रहा है। अब जीएनपी के बाद है आपका एनएनपी। तो एनएनपी में क्या आया होगा, एनएनपी में क्या आया होगा, क्या माइनस करा, जो ग्रॉस से ये नेट बन गया, तो इसके लिए भी यहाँ पर माइनस करा, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन ही माइनस करेंगे, तो ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका 25, वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी अ सुपरवाइजर डेलीगेट्स। जब अथॉरिटी जब डेलीगेट हो रही है अथॉरिटी, अ सुपरवाइजर क्या क्या डेलीगेट कर सकता है, अथॉरिटी भी करेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी करेगा। ठीक है ना, यही इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा। अगर कोई काम मैनेजर को बोला था किसी और ने कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, मैनेजर ने किसी सबऑर्डिनेट को बोल दिया, तो उसे अकाउंटेबिलिटी देगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, लेकिन अथॉरिटी देगा करने की और रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं देगा। अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की ही रहेगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो जो ये ऊपर जो कोई हेड बैठा हुआ है जिसने ये काम दिया था, तो मैनेजर को ही जवाब देना होगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब है जवाबदेही, तो वो मैनेजर की ही रहेगी, वो आपकी डेलीगेट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, determination of cost from actual expenses incurred is term as actual cost। क्या लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी चीज हमने एक्चुअल में कितने की खरीदी थी, तो वो है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कि हम बैलेंस शीट में भी यही हो रहता है कि बिल्डिंग कितने की खरीदी है, तो आपने लिखा है मान 20,000, तो हर साल हम उसे ट्रांसफर करते रहते हैं जब तक रिवैल्यूएशन नहीं होता है चीजों का। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लिखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, a cost that remain constant per unit but change with the volume of output। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। अब देखिए कैसे, एक आपने यूनिट बनाई जो कि आपकी 10 की है, 2 यूनिट बनाई तो वो 10 और 10 20 की हो गई, 3 बनाई तो 30 की हो गई, 4 बनाई तो 40, मतलब खर्चा आ रहा है 40 रुपए का। ठीक है, वेरी कर रहा है, बार बार यूनिट वाइज वेरी कर रहा है, लेकिन पर यूनिट चेक करेंगे, मतलब इसमें 10/1 करेंगे तो 10 ही आएगा, यहाँ पर 20/2 करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ 30/3 करेंगे तो फिर से 10 आएगा, मतलब पर यूनिट चेक करें। 40/4 करेंगे तो 10, बार बार 10 आ रहा है, तो पर यूनिट आपका कैसा है, कांस्टेंट है। वैसे तो वरी कर रहा है टोटल देखा जाए तो, देखिए 10 से 20 30 40, लेकिन पर यूनिट सेम है, तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, 1 2 3 4, वो आपकी वही, अगर 10 रुपीज है तो 10 रुपीज, मतलब आप किसी बिल्डिंग में कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं, जैसे स्कूल के लिए आपने बिल्डिंग ली है, पहले स्टार्टिंग में आपके पास 500 बच्चे थे, एंड कुछ मंथ एंड तक मानिए वो 10,000 हो गए, 10 मतलब 1000 हो गए, ये मान लेते हैं। तो जो रेंट है वो क्या 2 महीने में इंक्रीज होगा, नहीं ना। जो उसका, अगर हमने 10,000 रेंट दे रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ में बच्चे बढ़ गए, तो तब भी रेंट आप 10,000 ही देने वाले हैं। ठीक है, वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज वेयर बाय नो वन पर्सन इज अलाउड टू रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन फिर भी चेक कर रहे हैं, तो वो है इंटरनल चेक। ठीक है, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक करने के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, इनके बीच में कोई रिलेशन रेशियो में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है और रेट में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना स्पीड जो हम निकालते हैं 16 किलोमीटर पर आवर रेट, वो भी हो सकता है, इसमें भी आप उसको बता सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज, इनकम का जो मेजरमेंट है इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है मैचिंग कॉन्सेप्ट।
मतलब कोई आपने अगर एसेट्स दिखाया है तो वो कहाँ से आया, उसका सोर्स ऑफ इनकम भी लाइबिलिटी में या तो कैपिटल होगा या आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होंगी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होंगी, तो वो मैच करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। फिर आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है कि 12 मंथ्स का होगा। 12 मंथ्स का होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं उसी चीज को रिकॉर्ड करिए। ठीक है ना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब हर चीज की कॉस्ट होती है, वो रिकॉर्ड करनी होती है। नेक्स्ट क्या है, द एक्सपेंसेस विच आर incurred to increase the demand of the product are known as। डिमांड बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से खर्चे करते हैं, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, कैंपेन भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर जो भेजे जाते हैं एड्स, सोशल मीडिया एड्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें इसमें से जो करेक्ट आंसर वो आपका सेलिंग एक्सपेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियडिक मूवमेंट, एक तो रेगुलर है और पीरियडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा नहीं है, तो वो आपका सीजनल है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशो, पीवी रेशो का फॉर्मूला नहीं है। बाकी ये सब चीज पीवी रेशो के फॉर्मूला है, ये नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। फॉर्मूले के लिए एक पेज पर सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, रेशो एनालिसिस के इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आता है और डायरेक्ट आप देख ही रहे फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्यों। अब आप इन चारों को पढ़ेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इनिशिएटिव, एडेप्शन टू चेंज, ये सारे ही हैं सिग्निफिकेंट। लेकिन इनमें किसको प्रेफरेंस दें, इनमें प्रेफरेंस देंगे इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब एफिशिएंसी अच्छी होगी तभी हम आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तभी इनिशिएटिव हो सकता है, तभी एडेप्शन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी का फायदा हो सकता है। जब आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज है, मतलब अच्छी है, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फंक्शन के बेसिस में, एक सेल्स का, एक प्रोडक्शन का, आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसे अलग अलग फंक्शनल आपने डिपार्टमेंट कर दिए। तो इसमें क्या है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशलाइज्ड लोग हैं या सेल्स स्पेशलाइज्ड लोग हैं या प्रोडक्शन स्पेशलाइज्ड लोग हैं, तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहले तो देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व आपका इस तरीके से होता है, ये होता है आपका कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है। और इसमें अलग अलग ऐसे पेयर्स होते हैं, अलग अलग सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं जो एक ही जैसा सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं। तो उस वो लाइन रिप्रेजेंट करती है उनको, अलग अलग पेयर ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है लेकिन पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो इसमें क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो हैं तो वो इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये तो ट्रू है, लेकिन हमसे पूछा है नॉट। एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल सेटिस्फेक्शन, वो मैंने अभी बताया। कॉम्बिनेशन अलग अलग है लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम है, तो ये भी ट्रू है। अब क्या, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉनकेव, अब कॉनकेव टू ओरिजिन, ऑलवेज, दूसरा फिर लिखा है ऑलवेज, जहां ऑलवेज हो, ओनली हो, वो आपका स्टेटमेंट होगा डाउटफुल। तो ऑलवेज कॉनकेव नहीं होता, नॉर्मली तो कॉन्वेक्स होता है, जो भी बताया। और भी शेप्स के आपके इंडिफरेंस कर्व होते हैं, कुछ इस तरीके का भी होता है ना, होते हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑलवेज कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स भी है, हाइपरबोला भी है, और भी है। ठीक है। अगर आपने इन डिफरेंस कर्व के बारे में अलग अलग पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, सब्सटीट्यूट गुड्स का, तो थोड़ा उनका डिफरेंट डायग्राम बनता है। तो वो आपको मैं नेक्स्ट एक रील बना के भी बता सकती हूँ बाद में। अब देखिए, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द एक्सिस, और यहाँ पर ये एक्सिस को टच नहीं करते हैं, हमेशा हवा में इस तरीके से ही रहते हैं, लेकिन एक्सिस को टच नहीं करेंगे। तो ये भी ट्रू है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी हो जाएगा कि ये ऑलवेज कॉनकेव नहीं होते हैं। ठीक है। ऑलवेज की वजह से वो गलत हुआ है। In the absence of agreement, retiring partner share in the firm will be purchased by remaining partners. Remaining partners ले लेते हैं अगर रिटायर हो गया है, तो किस रेशो में लेंगे, वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेंगे। इन रेशोज को थोड़ा सा कई जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग दे रखा होता है इनके बारे में। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से मैं बता देती हूँ कि अगर
कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गया तो अब जो उसका जो लॉस हुआ है और वो इंसॉल्वेंट है, वो नहीं पे कर पा रहा है, तो बाकी जो बचे हुए मानिए ए और बी है, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसे अपने कैपिटल के रेशो में एडजस्ट करेंगे। ये भी ध्यान रखने की बात है, कैपिटल के रेशो में इंसॉल्वेंट की कंडीशन में। द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, ये जीरो है, ये बेसिक है, फीचर ऑफ मीन से है, जीरो है। और स्क्वायर डेविएशन मिनिमम का टोटल मिनिमम होता है, स्क्वायर अगर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ ऑप्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास हैं, उनमें से एक चुनना है। ठीक है, तो उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ प्लानिंग है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो डिसीजन मेकिंग है, और डिसीजन मेकिंग क्या है, पार्ट ऑफ प्लानिंग। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशूड प्राइस, हमने जो इशू करा है वो कम पे कर दिया है, और फेस वैल्यू मानो ज्यादा की थी, जैसे कोई शेयर 100 का था एक, लेकिन हमने उसे 90 पे इशू कर दिया, तो हमने उसे डिस्काउंट पे इशू करा है, जिससे कि लेकिन डिस्काउंट पर कंपनी आजकल पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, सिर्फ पार और प्रीमियम पर करती हैं। ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इसी सेट में मिलेगा आगे, और फिर वहां पर मैं कुछ सेक्शन के अकॉर्डिंग बताऊंगी। In case of business forecasting, which of the following statement is not correct? Business forecasting से related correct नहीं है। अब देखिए आंसर तो इसका फर्स्ट ही में सर्कल किया गया, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस, शॉर्ट रेंज जो है वो लेस एक्यूरेट है लॉन्ग टर्म से, लेकिन नहीं, शॉर्ट टर्म वाली एक्यूरेट है लॉन्ग टर्म से, तो इसलिए थोड़ा रिवर्स होता, रिवर्स लिखा होता ऊपर लॉन्ग टर्म नीचे शॉर्ट टर्म, तो ये ठीक होता, लेकिन अभी ये गलत है। अंडर द टाइम सीरीज फोरकास्ट डेटा इज ऑब्टेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, करेक्ट है। इंडेक्स नंबर जो है वो मेथड है फोरकास्टिंग का, करेक्ट है। लीस्ट स्क्वायर भी एक मेथड है फोरकास्टिंग का, जिसको हम एज अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ पर्सनल इनकम इज 62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आपका 400, कॉर्पोरेट टैक्स है आपका 1000, एंड ट्रांसफर पेमेंट्स है आपकी 2000, तो आपकी नेशनल इनकम क्या होगा, तो यहाँ पर हम आपको पता होना चाहिए कि इसका एक होता है फॉर्मूला, किसका, पर्सनल इनकम का। तो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, पर्सनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट, तो यहाँ पर वो है नहीं तो उसको स्किप करेंगे, पर फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, नेट इंटरेस्ट मेड बाय हाउस होल्ड का, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, और आपका कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को भी माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे ट्रांसफर पेमेंट को, ट्रांसफर पेमेंट को। देखिए पीआई 62,000 मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करनी है नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको माइनस करना है जो कि है 400, फिर क्या बोला है, और हमारे पास है कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी माइनस होगा 1000, एंड ट्रांसफर पेमेंट होंगे प्लस 2000, तो ये नेशनल इनकम को इधर छोड़ दें और इन सब चीजों को इधर भेज दें। 400 माइनस का है प्लस में, 1000 माइनस है तो प्लस में, 2000 प्लस में है तो माइनस में, आंसर आएगा आपका 61,400। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके जो ये राइट शेयर्स होते हैं, मींस दो शेयर विच आर, किसको इशू करे जाते हैं, राइट शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जब भी न्यू ऑफरिंग कंपनी करती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी राइट देती है कि अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, बाकी बचे हुए पब्लिक ले लेगी, तो ये राइट शेयर्स होते हैं। ठीक है, 44 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। अब देखिए आंसर मैंने लगाया हुआ है, मैं इसी को बता देती हूँ। मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड डिटेल ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली, ये देखिए ओनली की वजह से गलत हुआ, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव ही नहीं क्वालिटेटिव भी आएगा। मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, ये आपका ट्रू है। मैनेजरियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट, ये तो कॉमन सा सेंटेंस है, कोई भी अकाउंटिंग लगा दो और ये वाला स्टेटमेंट लिख दो, ट्रू ही होगा। नेक्स्ट क्या है, मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपेंड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, तो डिपेंड भी तो करेंगी। ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, डेट इक्विटी रेशियो आपका सॉल्वेंसी का है। आपके चार टाइप के रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और आपका है एक्टिविटी रेशियो। चार टाइप के रेशियो है, चारों टाइप के रेशियोज में तीन तीन चार चार फॉर्मूले हैं, सबको आपको एक पेज पे लिख लेना है और रोज उन्हें
रीड करना है, याद करना है और सॉल्व करने भी आना चाहिए। अब देखें ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। ये आपको याद, ये भी फॉर्मूला है रेशियो एनालिसिस का। ये तो देखिए काफी क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस के, तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म जब डिसॉल्व हो रही है तो एसेट्स एंड रियलाइजेशन ट्रांसफर करा जाता है, एसेट्स लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन एसेट्स को किस वैल्यू पे रियलाइज किया जाता है, मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा जाता है, तो वो बुक वैल्यू पे। मतलब बुक वैल्यू का क्या मतलब है, जो आपकी बुक्स मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी हुई है उस वक्त, उसी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट्स इज प्रोवाइडेड बाय, ये आपके कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी। नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी, कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। लेकिन अभी एक्चुअल में 50 की लिमिट रखी हुई है, लेकिन 200 तक जा सकते हैं। if total production increases with the increase in variable factor is called लॉ ऑफ इंक्रीजिंग। देखिए प्रोडक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज, और ये भी फैक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। फैक्टर भी इंक्रीज, प्रोडक्शन भी इंक्रीज, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न है। हमने फैक्टर इंक्रीज कर दिया तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। फैक्टर इंक्रीज करा और आपका प्रोडक्शन लो हुआ तो वो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा। सेम है, जितना फैक्टर आपने करा है उतनी ही प्रोडक्शन हो रही है, तो वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूजफुल फॉर डेप्रिसिएशन। अभी इनमें से तो देखें तो 6 है, लेकिन अभी इसको फिक्स्ड एसेट्स वाले अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स में ही इंक्लूड कर दिया गया है डेप्रिसिएशन को, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 10 है। ठीक है, बाकी जो ये दिए हुए हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो सेकंड वाला जो है आपका, वो तो आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है, इन्वेंट्री को डिस्कस किया गया है सेकंड में, इन्वेंट्री। और आपका जो 5 है वो आपका क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ PNL के बारे में, डिस्क्लोजर से, डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स इन PNL, प्रॉफिट एंड लॉस। बचा 13, इसमें क्या है, अकाउंटिंग फॉर स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पर। हैवी initial expenditure on advertisement to introduce a new product is classified as deferred revenue system, deferred revenue expenditure। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, डिफर्ड रेवेन्यू का क्या मतलब है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब एडवर्टीजमेंट में मानिए आपने 1 लाख रुपए खर्च करे, तो आप उसी साल वो 1 लाख रुपए खर्चे में नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे, जैसे 5 साल में आपने डिसाइड किया कि जो मैंने एडवर्टीजमेंट करा है और इसका फायदा मुझे 5 साल तक होने वाला है, तो मैं इसे 5 साल में दिखाऊंगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ईयरली आप इसे 20,000 दिखाएंगे, तो बाकी 80,000 का दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाएंगे। ठीक है ना, एसेट साइड दिखाएंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को जो आपको सालों तक प्रॉफिट देते हैं, तो सालों में उन्हें आप रिटर्न ऑफ करते हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को आप डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेसिस ऑफ basis of tax for income from house property is, हाउस प्रॉपर्टी का आप बेसिस देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वो कैलकुलेशन होती है GAV पर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले तो आप GAV कैलकुलेट करते हैं, फिर GAV कैलकुलेट करके उस पे से कुछ प्लस माइनस करके आप अपना टैक्सेबल निकालते हो कि कितना टैक्सेबल रहेगा। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे होता है जो भी चीज होती है, तो इसलिए इसका आंसर एनुअल वैल्यू आपका रहेगा। ठीक है, बी वाला। अगर आपने हाउसिंग प्रॉपर्टी पढ़ा है ना तो आपने GAV जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको उसे पढ़ने की जरूरत है। देखिए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, जब हम किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं तो मतलब हम लीडर हैं, तो लीडरशिप हम अच्छी कर रहे हैं क्योंकि हम इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट टुवर्ड और गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट की तरफ, तो लीडरशिप आएगा इसका आंसर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है, ये टेबल है आपकी, जो पूरी कॉस्ट की टेबल होती है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को इन्होंने आयोग ने माना था इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट, और मतलब इसके लिए आपको पूरा जो स्टेटमेंट होता है ना कॉस्ट का, वो पढ़ने की जरूरत है। पहले डायरेक्ट कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर टोटल ऑफिस कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑन, ये सब क्या है, वर्क ऑन कॉस्ट क्या है, इसके लिए पूरा टेबल आपको देखना होगा। आगे क्या है, द assumption that anticipate no profit and provide all losses, मतलब क्या है ना कि अगर कोई प्रॉफिट आपको लग रहा है कि भविष्य में होने वाला है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है, उसको रिकॉर्ड कर देना है। तो ये क्या, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। अब आगे क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, कि कोई मेथड है तो आप उससे को ही कंसिस्टेंट रहेंगे, हर साल यूज उसी को मेथड को यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन का हो या किसी भी चीज का, जिससे कि कंपैरिजन हो सके। अगर अलग अलग मेथड यूज करेंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा। कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, मेटीरियलिटी मतलब जो चीज जरूरी है उसे ही रिकॉर्ड करें। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर तो है ही, मतलब कोई चीज छिपाए ना। ओके, आगे क्या है, एन इंक्रीज इन सेल्स प्राइस, फॉर्मूला अगर आप देखेंगे सेल्स प्राइस इंक्रीज होगा तो बीईपी जब हम निकालते हैं और उसमें सेल्स प्राइस बढ़ जाएगी तो बीईपी का आंसर कम हो जाएगा, तो इसलिए लोअर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगला क्या है, अंडर विच थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जब नॉर्मल डेविएशन नॉर्मल होगा, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ये सारे ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है जब कोई रेयर इवेंट होता है ना, रेयर इवेंट होता है। ये 3 है, ये नहीं है ऐसा कुछ पढ़ने के लिए, ये 3 पढ़ने हैं। इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या होता है, गैंग बॉस है जो सब कुछ सेटअप टूल एंड मशीन करेगा, जिससे कि जब आपके एम्प्लॉय काम करना शुरू करें तो उन्हें कोई भी आइटम ऐसा ना हो कि मिले ना और उसकी वजह से काम रुके, तो वो गैंग बॉस सारी चीजों को तैयार रखता है, हर जगह अवेलेबल रखता है टूल एंड मशीन को, जिससे कि काम में कोई प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। आगे क्या है, द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू, डेथ हो गई तो भी एंड हो सकता है, इंसॉल्वेंसी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल है इसका आंसर। ठीक है, आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर, तो कहाँ, सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफर होगा। आगे क्या है, अंडर द इनकम टैक्स 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। और ये किसकी बात कर रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या है, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा है कि जो आपका इंडिया का रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या एनआरआई है, तो एक्रूड इनकम, एक्रूड इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, तो ये वो तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। इस तरीके की जो टेबल है कहाँ किस किस के लिए टैक्सेबल होगी, तो वो आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, उसको हम अलग से एक रील में इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज, एक्रूअल सिस्टम को, एक्रूअल सिस्टम होता है और दूसरा होता है कैश, कैश सिस्टम। कैश सिस्टम क्या कहता है कि जब कैश मिलेगा, जहां जहां कैश मिल रहा है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और एक्यूरल सिस्टम क्या कहता है कि हमें चाहे पेमेंट ना मिली हो लेकिन सेल तो हुई है, परचेज तो हुई है, उधार हुई है लेकिन हुई है, तो उसको तभी के तभी रिकॉर्ड कर लो, और जब पैसे मिलेंगे तब भी उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक्यूरल सिस्टम को और क्या क्या कहते हैं, एक्यूरल सिस्टम को आप मर्चेंटाइल सिस्टम कहते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, है ना, और बिजनेस सिस्टम कहते हैं। ये 4 नाम है इसके, तो आपको चारों नाम पता होने चाहिए कि एक पूछा तो दूसरा भी ऑप्शन में आ सकता है। आगे क्या, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्ट, एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, अवेलेबल टू द लाइन मैनेजर, लाइन मैनेजर्स हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दूसरे के सबऑर्डिनेट और हेड, तो उनको ना साथ में स्टाफ मेंबर ऐसा दिया हुआ है जो कि एक्सपर्ट है, जो उनको एडवाइस देगा। अब वो मानना ना मानना उनका काम है, तो ये होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। ठीक है ना, एक्सपर्ट एक दिया जाएगा हेल्प के लिए, अब वो मैनेजर उसकी बात माने ना माने अलग बात है, जरूरी नहीं होता है मतलब बात माना एक्सपर्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो एग्रीकल्चर इनकम है क्या, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर, हम फ्लावर्स ग्रो करें भाई खेत में,
मेहनत करी है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड हमने एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड रेंट पे दिया है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आता है। इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, कुछ भी कमाई नहीं करी, कोई एक्टिविटी नहीं करी और आपने स्टैंडिंग क्रॉप खरीद ली, तो ये बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, एग्रीकल्चर नहीं है, तो यही इसका आंसर है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क, इसमें तो है ही एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर इनकम होगी, ठीक है, तो इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट दी है 12 लाख, डेप्रिसिएशन दिया है 80,000, सेलिंग प्राइस है इतना, वेरिएबल कॉस्ट है इतनी, लोन है इतना, तो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताना है। कॉस्ट इसका बीईपी, तो कैश बीईपी, तो कैश बीईपी का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला देखिए, जो फिक्स्ड चीजें है ना उनको इधर और डिवाइड करेंगे जो फिक्स्ड है। देखिए फिक्स कॉस्ट क्या है 12,000, लेकिन डेप्रिसिएशन ऐसा कोई कैश का नहीं होता, तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11,20,11,20,000 प्लस 2 लाख आपकी इंस्टॉलमेंट, ये हो जाएगा इसको, ये फिक्स है मतलब फिक्स चीजें हैं, और बाकी क्या है सेलिंग प्राइस और आपका वेरिएबल एस माइनस बी करेंगे, है ना, और वो निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। तो आपका ये 1200 और 900 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 300, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 2 लाख, तो ये हो जाएगा 1320 और अपॉन 300, तो इसको काटेंगे 24400, ये होगा 44 यूनिट्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि लिखा है कैश ब्रेकअप, ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये लिखा हुआ है कैश, और डेप्रिसिएशन आपका कैश में नहीं होता है। Which of the following is not the assumption of consumers equilibrium in demand theory? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट एजम्पशन नहीं है, तो ट्रांसिटिविटी है, ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन है, कंज्यूमर की चॉइस कांस्टेंट मानते हैं, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ट्रांसिटिविटी थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसमें क्या है, इसमें कहते हैं ट्रांसिटिविटी क्या है कि अगर एक कस्टमर ए को छोड़ के, ए प्रोडक्ट को छोड़ के बी के पास जा रहा है और बी प्रोडक्ट को भी छोड़ के उसे अच्छा लगा सी, तो ऐसा हो सकता है कि वो ए को छोड़ के सी के पास भी जा सकता था, तो इसे ट्रांसिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के टेंडर निकलते हैं और सारे कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वहां पहुंच जाते हैं, अपनी अपनी फाइल जमा करते हैं, तो क्या जमा करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट जमा करते हैं वहां पर, और जो कॉस्ट कम देगा या अच्छा काम देगा उसको टेंडर मिल जाता है, ठीक है। अ लीडरशिप स्टाइल इन विच ग्रुप मेंबर आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली, फ्रीली कर रहे हैं तो फ्री रेन, कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। अब इसको ये एनुअल आपकी ट्रेंड इक्वेशन है, इसको मंथली में करना है, तो क्या करेंगे, मंथली में ए को तो 12 से डिवाइड करेंगे और ये जो बी है इधर इसको 144 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, डिवाइड करके आप चाहे चेक भी कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, आंसर इसका करेक्ट ये है, वैसे तो आयोग ने ये माना था लेकिन ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट को माइनस करोगे तो प्रॉफिट बचेगा ना, फिक्स कॉस्ट को प्लस रखा है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है, प्लस वाले को ब्रेक इवन पॉइंट रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर, मतलब सिंगल सुपरवाइजर है उसके कुछ सबऑर्डिनेट हैं, तो एक सिंगल सुपरवाइजर कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल में इसकी बात होती है, ठीक है। आगे इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन, इंडेक्स नंबर को आप कैसे, इंडेक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, परसेंटेज, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबको पता है कंट्रोलिंग, पहला है प्लानिंग, लास्ट है कंट्रोलिंग। इसमें क्या है, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन द इशू ऑफ शेयर एप्लीकेशन मस्ट नॉट बी लेस देन 25% होता है, और प्लीज एक्ट ने 10% का है, 10% ऑफ 10 5% ऑफ फेस वैल्यू, सॉरी 10 नहीं है 5, कंपनीज एक्ट कहती है 5% ऑफ फेस वैल्यू से कम ना हो, और सेबी कहता है 25% से कम ना हो वो की इशू प्राइस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन और हैं, उन्हें मैं एक और दूसरे सेकंड पार्ट में आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज आप सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।